धरती पर एक ऐसी जगह जो सदियों से मिस्ट्री में डूबी हुई है, जहां सनलाइट्स भी जमीन तक पहुंचने में हार मान लेती है, जहां इंसानों के कदम रखते ही खतरनाक प्रेडिटर्स उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ के जंगल इतने डेंस हैं कि हजारों सालों से कुछ हिस्सों में कोई नहीं गया। यहाँ के पानी में ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो किसी साईफाई मूवी के मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारी धरती का सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस और सबसे मिस्टीरियस जंगल। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जंगल पहले इतना घना नहीं था। यहाँ पहले डायनासोर्स का राज था। तो आखिर ये रेन फॉरेस्ट बना कैसे और इन डायनासोर्स का क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इससे डिटेल में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है तब से मुझे आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है। बस इसी इंकरेजमेंट की वजह से मैं और भी ज्यादा बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और आज की वीडियो भी मेरे लिए खास है क्योंकि ये मेरी पहली वेल स्क्रिप्टेड वीडियो है जिसमें मैंने दिल से मेहनत की है। ये मेरा मेन चैनल है जहां मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एजुकेशन से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल फैक्ट्स ऑफ 99 है जहां मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं। तो मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सफलता है। तो ऐसे ही साथ रहिए और इसे हमें मिलकर शानदार बनाना है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसान नहीं थे तब यहाँ डायनासोर्स का राज था। इनमें से कुछ डायनासोर साइज में छोटे थे लेकिन कुछ डायनासोर साइज में इतने मैसिव थे अगर वो एक इंसान के पास में खड़े हो जाएं तो इंसान एक टॉय जैसा लगे। और डायनासोर्स को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और फ्लाइंग रेप्टाइल्स। कार्निवोर्स दी अल्टीमेट प्रेडिटर्स, जंगल के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी डायनासोर्स अपनी तेज रफ्तार, घातक पंजों और मजबूत जबड़ों के लिए मशहूर थे। टायरेनोसॉरस रेक्स, टी-रेक्स द किंग ऑफ डायनासोर्स। टी-रेक्स अपने मैसिव जॉ से किसी भी शिकार को चीर सकता था। इसकी लंबाई करीब 40 फीट और वजन 8 टन तक होता था और जब ये हमला करता तो बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। वेलोसिराप्टर स्मॉल बट डेडली, ये था तो साइज में छोटा लेकिन इनक्रेडिबली फास्ट और इंटेलिजेंट शिकारी था। ये झुंड में शिकार करता जिससे इसे और भी खतरनाक बना देता। स्पाइनोसॉरस द लार्जेस्ट कार्निवोर्स, अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर जिसकी लंबाई 50 से 60 फीट और वजन 10 टन तक होता था। ये पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर था। इसकी सेल लाइक स्ट्रक्चर इसे और भी फ्यूसम बनाती थी। हर्बीवोर्स द जेंटल जायंट्स, शाकाहारी डायनासोर्स आमतौर पर विशाल और बड़े ही शांत स्वभाव के होते थे लेकिन कुछ अपनी डिफेंस मैकेनिज्म्स के लिए मशहूर थे। ब्रैकियोसॉरस द टावरिंग हर्बीवोर, इसकी लंबाई 80 फीट और वजन 50 टन तक होता था और इसकी लॉन्ग नेक इसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करती थी। ट्राइसेराटोप्स द 3 हैंड वॉरियर, इसके सिर पर 3 बड़े सिंग होते थे जो इसे शिकारी डायनासोर से बचाने में मदद करते थे। इसकी मैसिव स्कल्प और पावरफुल बिल्ड इसे टी-रेक्स जैसे शिकारियों से भिड़ने की ताकत देती थी। एंकिलोसॉरस द लिविंग टैंक, ये पूरी तरीके से आर्मेड डायनासोर था। इसकी पीठ पर मोटी वोनी प्लेट्स होती थी और इसकी क्लब लाइक टेल किसी भी शिकारी के लिए लीथल वेपन थी। और वहीं बात करें फ्लाइंग रेप्टाइल्स, रूल्स ऑफ द स्काई की, तो आसमान में भी एक अलग ही दुनिया थी जहां मजेस्टिक फ्लाइंग रेप्टाइल्स राज करते थे। टेरानोडॉन द ओशन हंटर, इसका
विंग स्पैन 33 फीट तक होता था और ये ओशन के ऊपर उड़कर फिश हंटिंग में माहिर था। क्वेक्सेलकोटलेस द टाइटन ऑफ द स्काईज अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव, जिसका आकार एक छोटे प्लेन जितना था। ये जमीन पर स्मॉल एनिमल्स को भी शिकार बना सकता था। रैम्फोरिंकल्स द अजाल फ्लायर ये छोटा लेकिन बेहद मनोवरल प्रेडेटर था। इसकी लॉन्ग टेल और शार्प टीथ इसे मछली और कीड़े पकड़ने में मदद करते थे। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। शिकारी अपने शिकार में लगे थे। हर्बीवर्स हरी भरी पत्तियों में झुंड बनाकर घूम रहे थे और फ्लाइंग रेप्टाइल्स आसमान में बेखौफ उड़ान भर रहे थे। जंगल हरे भरे थे, नदियां बह रही थीं और ये दुनिया पूरी तरीके से बैलेंस थी। लेकिन डायनासोर्स को क्या पता था कि उनकी किस्मत तो करीब 66 मिलियन साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ की ओर बढ़ रहा था। शायद डायनासोर्स बच जाते अगर ये एस्ट्रॉयड चांद से टकरा जाता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। और जब ये धरती से कुछ ही हजार किलोमीटर दूर था तो इसकी ब्राइटनेस इतनी भयानक थी कि कई डायनासोर्स पल भर के लिए अंधे हो गए। और जैसे ही इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो ये एक दहकते हुए आग के फायरवॉल में चेंज हो गया, जिसकी लपटें आसमान को चीरती हुई धरती की ओर बढ़ रही थीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन पार कर दिया। और जब ये अर्थ से टकराया टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 10 मिलियन न्यूक्लियर बम्स के बराबर एनर्जी क्रिएट हुई। इसने 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। इम्पैक्ट से इतनी एक्सट्रीम हीट पैदा हुई कि टकराने वाली जगह के सभी मौजूद जीव इंस्टेंटली वेपराइज हो गए। 11 जोर तीव्रता का भूकंप आया जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया और मैसिव सुनामीज उठी जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैली। धरती की सतह मोल्टन लावा के महासागर में बदल गई और इम्पैक्ट के कारण बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े स्पेस तक उछल गए। जब ये वापस गिरे तो मेटेओरिक फायरबॉल्स बने और पूरे अर्थ पर फायर स्टॉर्म जैसी स्थिति बना दी। इससे पूरे जंगल और घास के मैदान अवलेटरेट हो गए और टकराव के कारण पूरे इन्वायरमेंट में डेंस डस्ट, एस और सल्फ्यूरिक गैसेस फैल गईं और सनलाइट भी ब्लॉक हो गई, जिससे ग्लोबल डार्कनेस छा गई। ये स्थिति महीनों से लेकर सालों तक रही। सनलाइट न मिलने से फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, जिनसे हर्बीवर्स को खाना नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो भी मरने लगे। तापमान तेजी से प्लमेट हुआ, जिनसे डायनासोर्स और बाकी के जीव हाइपोथर्मिया से मर गए। इन्वायरमेंट में फैली गैसों के कारण एसिड रेन शुरू हो गई। ओशन का पानी हाईली एसिडिक हो गया, जिनसे मरीन लाइफ की 90% स्पीसीज खत्म हो गई। डायनासोर्स ऑल स्पीसीज भोजन और गर्मी की कमी से समाप्त हो गए और मरीन रेप्टाइल्स जैसे मूसासोरस, प्लेसियोसोरस ओशनीय बदलाव से खत्म हो गए और फ्लाइंग रेप्टाइल्स जैसे प्रेडिटर्स बदलते इन्वायरमेंट और खाने की कमी से मिट गए। लेकिन जो मैमल्स थे वो स्मॉल होने के कारण गुफाओं में छिपकर बच गए। डीप सी फिश और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गहरे ओशन में होने के कारण बच गए और इनक्रिप्शंस माइक्रोब्स मिट्टी में छिपकर सरवाइव कर गए। बर्ड्स, डायनासोर डिसेंडेंट्स, कुछ पक्षी प्रजातियां बची जिनसे आज के पक्षी विकसित हुए। सीधे तौर पे कहा जाए आज के जो पक्षी हैं असल में वो डायनासोर्स के ही वंशज हैं। और वहीं बात करें डायनासोर्स के अंडों की तो कोल्ड क्लाइमेट और फायर स्टॉर्म की वजह से 90% अंडे नष्ट हो गए। कुछ स्मॉल डायनासोर्स के अंडे बचे जिनसे बाद में मॉडर्न बर्ड्स विकसित हुए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एस्ट्रॉयड अर्थ तक पहुंचा कैसे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके पीछे कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ओर्ट क्लाउड या क्यूपर बेल्ट से छूटना। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के ऑटो एजेस पर ओर्ट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट लोकेटेड हैं और इसमें मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स मौजूद होते हैं। माना जाता है कि कोई भारी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी किसी पास से गुजरते तारे का इम्पैक्ट
क्योंकि इन तारों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इन बेल्ट्स में मौजूद किसी भी एस्ट्रॉइड को उसकी नेचुरल ऑर्बिट से बाहर धकेल सकता है, जिसके कारण ये एस्ट्रॉइड अर्थ की ओर बढ़ने लगा होगा। दूसरा रीजन है जुपिटर या सैटर्न का ग्रेविटेशनल इफेक्ट। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर और उसके बाद आता है सैटर्न, लेकिन इन दोनों प्लेनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल है कि ये किसी भी एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट को बदल सकते हैं। और शायद से ये रीजन भी रहा हो कि जुपिटर या सैटर्न के ग्रेविटी ने किसी एस्ट्रॉइड की दिशा बदल दी हो और ये सीधा अर्थ की ओर बढ़ गया। तीसरा रीजन किसी बड़े स्पेस टकराव। स्पेस में एस्ट्रॉइड्स का आपस में टकराना एक आम इंसिडेंट है और जब कोई मेजर कलेजन होता है तो उसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग दिशाओं में फैल सकते हैं। यदि डायनासोर्स के युग का एस्ट्रॉइड भी किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से टकराया हो तो उसकी ट्रेजेक्ट्री बदलकर और सीधा अर्थ की ओर आ गया होगा। चौथा रीजन है डार्क मैटर या किसी अनदेखी शक्ति का इम्पैक्ट। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स में डार्क मैटर मौजूद है जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स को इफेक्टेड कर सकते हैं। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग भी संभव है कि डार्क मैटर की वजह से भी कोई एस्ट्रॉइड अपनी नेचुरल ऑर्बिट से हट गया हो और उसने डेंजरस ट्रेजेक्ट्री अपना ली हो। और इन चारों रीजन्स में से एक ना एक रीजन रहा होगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, ये घटना अर्थ के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी, जिसने डायनासोर्स के युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कमाल की एस्ट्रॉइड स्ट्राइक की कहानी सुनकर आपके दिमाग में शायद एक चीज आ रही हो, क्या हो आज के दिन ऐसा एस्ट्रॉइड आ जाए और हमारी धरती से टकरा जाए, हम इंसान भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे क्या? ये चीज डेफिनेटली एक खतरा है। जो एस्ट्रॉइड्स टकरा सकते हैं अर्थ से आने वाले टाइम में उन्हें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। नासा और काफी सारी स्पेस एजेंसी सारे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक करने लग रही हैं और देख रही हैं कि इनका पाथ अर्थ से कहां जाकर मिले। अप्रैल 2022 28,000 से भी ज्यादा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें से 800 से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स ऐसे हैं जिनका डायल 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। बड़ा ही डरावना नंबर है। इतने सारे एस्ट्रॉइड्स जो अर्थ से पोटेंशियली टकरा सकते हैं, लेकिन आज के दिन इतना डरने की जरूरत नहीं है इनसे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम इनके पाथ को क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कहां जाने वाले हैं। और हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या चांसेस हैं ये अर्थ से टकराएंगे, और अगर टकराने के पाथ पर हों तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी को लेकर नासा ने डार्ट स्पेस मिशन 2021 में लॉन्च किया था डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। Liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. इनका प्लान था कि हम एक स्पेस क्राफ्ट को ले जाएंगे और उस एस्ट्रॉइड से टकराएंगे ताकि उसका पाथ बदला जा सके, और आने वाले टाइम में कोई एस्ट्रॉइड अगर हमारे अर्थ से टकराता है तो हम उसका पाथ ही बदल डालें। सुनकर बड़ी साइंस फिक्शन कहानी लगी होगी, लेकिन ये आइडिया ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। सितंबर 2022 में इसका एक टेस्ट भी किया गया एक ऐसे एस्ट्रॉइड के साथ जो अर्थ के पाथ में नहीं आ रहा था। तो चलिए समझते हैं इस मिशन को एक वीडियो के जरिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक एस्ट्रॉइड सिस्टम जिसमें 2 पत्थर हैं। एक बड़ा एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है डिडीमोस और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता एक छोटा एस्ट्रॉइड जिसका नाम है डायमोफोर्स। डायमोफोर्स का जो ओरिजिनल ऑर्बिट है वो आप इस सफेद लाइन में देख सकते हैं। पहले अपने ये बड़े साथी के चारों ओर का एक चक्कर लगभग 11 घंटे 55 मिनट में लगाता था। फिर आता है नासा का भेजा गया डार्ट स्पेस क्राफ्ट जो जानबूझकर 26 सितंबर को इस छोटे से एस्ट्रॉइड डायमोफोर्स से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने डायमोफोर्स के ऑर्बिट को थोड़ा नहीं बल्कि 33 मिनट तक छोटा कर दिया और अब वो चक्कर सिर्फ 11 घंटे 22 मिनट में लगाता है। बाकी जो हमने इसके साथ किया है आने वाले सारे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स के साथ भी यही किया जाएगा। दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पर। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद धीरे धीरे ट्रीज
और प्लांट्स फिर से ग्रो होने लगे। हैवी रेन्स ने इस जंगल को ग्रीनरी से भर दिया और यही जंगल आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट बना। ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में फैला हुआ है और 9 कंट्रीज में मौजूद है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने जंगलों में से एक है और ये अर्थ का 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, इसलिए इसे द लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। यहाँ हर साल 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जिससे ये जंगल सदाबहार बना रहता है। अब तक अमेज़न के 90% हिस्से में कोई नहीं गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जंगल कितना बड़ा होगा, लेकिन कई साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की है, जिनमें से पहले थे थियोडोर रूजवेल्ट। ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जंगल के डेंजरस इलाकों की एक्सप्लोरेशन की थी। दूसरे थे रिचर्ड एवंस साल्स। इन्होंने अमेज़न के प्लांट्स पर रिसर्च की और उनके मेडिसिनल यूसेज डिस्कवर किए। तीसरे थे मिशेल सराइजन। इन्होंने पहली बार अमेज़न की रिवर और उसकी बायोडायवर्सिटी को रिकॉर्ड किया। चौथे नंबर पे आता है नासा, जो अब तक अमेज़न के जंगलों पर सैटेलाइट से निगरानी रखता है और वहाँ के चेंजिंग क्लाइमेट को स्टडी करता है। और डेविड एटनबरो तो इस जंगल पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल ही नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस जंगल में आज भी दुनिया की 80% से ज्यादा स्पीसीज छिपी हो सकती हैं। यहाँ ऐसे रेयर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई अजीब और रहस्यमय जीव देखने को मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ एनाकोंडा, पिंक डॉल्फिन, वैम्पायर फिश, पॉइजन डार्ट फ्रॉग और इलेक्ट्रिक ईल जैसे जीव रहते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। ये बिना जहर के भी अपने शिकार को टू क्रश करके मार सकता है। कई बार इंसानों पर हमले की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिंक डॉल्फिन, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। ये दुर्लभ डॉल्फिन पानी में गुलाबी रंग की दिखाई देती है और इसे अमेज़न की आत्मा भी कहा जाता है, मगर अफसोस ये भी अब विलुप्ति की कगार पर है। वैम्पायर फिश, जिसे प्यारा भी कहा जाता है। अब प्यारा नाम सुनकर आप ये मत समझ लेना कि ये फिश बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, बल्कि इसके 2 नुकीले खंजर जैसे दांत होते हैं जो किसी हॉरर मूवी के राक्षस जैसी लगती है और ये अपने शिकार को चीर डालती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये रंग बिरंगा दिखने वाला मेंढक बेहद खूबसूरत तो है, लेकिन इसकी त्वचा से निकलने वाला जहर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। और इस मेंढक का जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ एक मेंढक से 10 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल की। ये फिश 600 वोल्ट तक का शॉक दे सकती है, यानी एक छोटे फ्रीज जितनी बिजली आपके शरीर में दौड़ा सकती है। ये जंगल जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। साइंटिस्ट को यहाँ ऐसे एंशिएंट सिटीज के अवशेष मिले हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। माना जाता है कि हजारों साल पहले अमेज़न में एक ऐसी सभ्यता रहती थी जो समय के साथ जंगल में समा गई। और आज भी अमेज़न के जंगलों में काफी ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल नहीं है, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आइसोलेटेड ट्राइब्स। मगर अफसोस तो ये है कि अमेज़न का घना जंगल, जिसे द लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, आज इंसानों के खतरे का सामना कर रहा है। चंद पैसों के लालच के लिए इंसान बिना सोचे समझे जंगलों को उजाड़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन 2000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में ये जंगल सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। ये सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि हमारी धरती की धड़कन है। ये हमें हवा देता है, हजारों स्पीसीज का घर है और हर पेड़ में नेचर के बीते वक्त की एक अधूरी स्टोरी छिपी है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर अमेज़न नहीं रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। तो क्या हम सच में चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ तस्वीरों में देखें?
आज हमारे पास मौका है इसे बचाने का, ये जंगल हमें देता है, अब हमारी बारी है इसे कुछ लौटाने की। हमें इसे नष्ट करने की बजाय इसे सजाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं बल्कि धरती की धड़कन है। और अगर अभी से इसे बचाने के लिए कदम उठाएं तो ये जंगल हजारों पीढ़ियों तक हरा भरा रहेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। इसे बचाना सिर्फ एक विकल्प ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है।